विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। 2014 से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तेजी से हो रहे विकास को किया साझा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन में आईएसएफ और विश्व बैंक की सालाना बैठक में लेंगी हिस्सा। अपने समकक्ष जेनेट येलेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के साथ मौजूदा वैश्विक हालात पर किया विचार विमर्श। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आज होगा समापन। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। आखिरी दिन वॉलीबॉल और बॉक्सिंग स्पर्धा में होगी खिताबी जंग। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर भारत ने 2-1 से जीती सीरीज। जीत के लिए मिले 100 रन से आसान से लक्ष्य को टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर किया हासिल। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के त्रिपुरा दौरे को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला पूर्वोत्तर दौरा है। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन करेंगी और अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति अगरतला में एमएलए हॉस्टल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगी और त्रिपुरा सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी। अगरतला में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी, जहां मुख्यमंत्री माणिक साहा, महापौर दीपक मजूमदार और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति की नेताओं, गणमान्य लोगों और आम जनता से मुलाकात करने की भी योजना है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति मुर्मू अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी और मणिपुर के खोंगसांग तक अगरतला जुरीबाम जन शताब्दी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। राष्ट्रपति आईआईटी गुवाहाटी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। शुक्रवार को वे असम सरकार के साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका वर्चुअली उद्घाटन करेंगी और इसके साथ आधारशिला भी रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में 800 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित किया। महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान अलग अलग प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की पूजा अर्चना और आरती की। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। अवंतिकायां हितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां। काल जो आदि अंत के बंधन से परे है, जो गतिमान है, ऐसे ही काल से संत जनों की महाकाल स्वयं रक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए दिव्य स्वरूप महाकाल अवंतिकापुरी में विराजमान है। प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की।
उन्होंने पुष्प और विलव पत्र, नैवेद्य और वस्त्र महाकाल को अर्पित किए। देश में विद्यमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के परिसर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने ध्यान और जप भी किया। सनातन में शिव महिमा ऐसी है जो वर्णन से भी परे है, जो स्वयं निराकार भी हैं और साकार भी, जो त्रिदेवों में से एक हैं, जो सहज हैं, जो निर्विकार हैं, जो रक्षक हैं, वही तो शिव है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से उज्जैन नगरी में नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण को श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। शिवमय यह लोक अद्भुत और विहंगम है। यहाँ बने भित्ति चित्र शिव की पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। नंदी मुख्य द्वार है। यहाँ से प्रवेश करने पर 108 स्तंभ और महाकाल की प्रतिमा के साथ कमल सरोवर के दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री ने इस नवनिर्मित परिसर का अवलोकन भी किया। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। संस्कृति अध्यात्म के अद्वितीय संगम महाकाल लोक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगा। करीब 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये कॉरिडोर लोगों को गर्भगृह तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाणभट्ट और कालिदास से लेकर मध्यकाल के लेखकों ने उज्जैन के वास्तुशास्त्र और स्थापत्य का उल्लेख अपनी कृतियों में किया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की पहचान तभी है जब सांस्कृतिक पहचान उत्कर्ष पर हो। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत का सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। उज्जैन से सुधाकर दास, अजय मिश्र और अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाकाल की महिमा अनंत है। रुक करते अगली खबर का, जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारी को तेज कर दिया। भाजपा गुजरात गौरव यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी। गौरव यात्रा 5 स्थानों से 12 और 13 अक्टूबर को शुरू की जा रही है। यात्रा की शुरुआत आज 2 जगह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि 13 अक्टूबर यानी कल गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के साथ ए स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा NHRC 1996 से एशिया पैसिफिक फोरम APF का संस्थापक सदस्य है।
पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई नई पहल की हैं। आयोग अब पूरी तरह से ई ऑफिस प्रारूप पर काम कर रहा है और अपने HRCnet पोर्टल को सभी राज्य प्राधिकरणों और अधिकांश राज्य मानवाधिकार आयोगों से जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति तीव्र और कुशल तरीके से सीधे ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है और आयोग के पोर्टल पर अपनी शिकायत की वास्तविक समय स्थिति को भी ट्रैक कर सकता है। आयोग ने गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मानवाधिकार संरक्षकों के साथ भी सक्रिय रूप से काम किया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली सरकार आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में पूरी तरह विफल रही। अपने पत्र में सूचना आयुक्त ने लिखा कि 2005 के अधिनियम के कार्यान्वयन में दिल्ली सरकार की विफलता वास्तविक जनहित और कथित भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से जुड़े मुद्दों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाती है। पत्र में कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम मुख्य उद्देश्य जो उसका है वो नागरिकों को सशक्त बनाकर व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। लेकिन दिल्ली सरकार खासकर राजस्व, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, स्वास्थ्य और बिजली जैसे आम लोगों से जुड़े विभागों में आरटीआई बेकार अधिनियम में इसको बदल दिया गया है। भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में अनियमितता के बारे में वास्तविक जानकारी को गलत मंशा से छुपाया जा रहा है। जन सूचना अधिकारी जिन्हें सुनवाई के लिए खुद पेश होना चाहिए, उनके स्थान पर उनके क्लर्क या फिर निचले स्तर के कर्मियों को भेजकर आयोग का अपमान किया जा रहा है। राजस्व विभाग से संबंधित 60% से अधिक मामलों में सीपीआईओ आधिकारिक ड्यूटी का हवाला देते हुए उपस्थित भी नहीं रहते। इसके अलावा भी पत्र में कई उदाहरण लेकर कहा गया कि दिल्ली में आरटीआई अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा। और पूजा स्थल कानून 1991 को लेकर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं की सुनवाई होनी है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सुनवाई के बीच वाराणसी और मथुरा की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। पूजा स्थल कानून 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली ये याचिकाएं सेना के रिटायर्ड अधिकारी अनिल काबोत्रा, वकील चंद्रशेखर, देवकी नंदन ठाकुर, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रुद्र विक्रम सिंह और बीजेपी के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने दाखिल की है। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब आपको दिखाते हैं खबरें बारिश और बाढ़ से जुड़ी हुई। तो देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश और बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए, वहीं शहरों में जल जमाव जैसे हालात हो गए। गोरखपुर में भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान है। भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर आज जनपद के बोर्ड और परिषद के नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में भी बारिश का दौर जारी है, जबकि रोहतांग दर्रा, बारालाचा, चेपन पीक, नीलकंठ, कुगती जोत, लेडी ऑफ केलांग की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। वहीं लाहौल स्पीति के चिचिम गांव में भी हिमपात हुआ है। हिमपात की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए उपहारों की ई नीलामी का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए 1200 से अधिक प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की ई नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई थी। 17 सितंबर से शुरू हुई ई नीलामी पहले 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसकी तिथि इस महीने की 12 तारीख तक बढ़ा दी गई थी। नीलामी में रखे गए स्मृति चिन्हों में शानदार पेंटिंग्स, मूर्तिकला, हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियों को शामिल किया गया।
अन्य आकर्षक स्मृति चिन्हों में अयोध्या के श्री राम मंदिर तथा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की अनुकृतियां भी शामिल रहीं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि ई नीलामी से प्राप्त हुई धनराशि को नमामि गंगे कार्यक्रम के पवित्र ध्येय के लिए लगा दिया जाएगा। और अब बात मन की बात को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 13वीं कड़ी में ग्राम दत्तक कार्यक्रम का जिक्र किया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीव के उन मेडिकल छात्रों का भी जिक्र किया जो ग्राम दत्तक कार्यक्रम के जरिए गांव को गोद ले रहे हैं और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जिम्मा भी उठा रहे हैं। पीएम ने साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के अभियान से जुड़े उन डॉक्टर्स को भी याद किया जो टीबी से ग्रसित मरीजों को गोद ले रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन की एक अनोखी पहल का जिक्र किया। पहल के मुताबिक प्रदेश में ग्राम दत्तक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के जरिए मेडिकल के छात्र गांव तक पहुंचते हैं और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। ये विलेज में जाके जो बेसिक सर्वे का काम है वो करते हैं, वहाँ के लोगों को एजुकेट करते हैं, पूरे हेल्थ स्कीम्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो मैटरनल हो, चाहे कम्युनिकेबल हो, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, और जो यूटी की स्कीम्स हैं। इसके सिवाय हमने ये भी जोड़ा है उनको कि वो जितने भी नेशनल स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री के स्कीम्स हैं, जो आवास योजना के हैं, और भी बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड हैं, हर चीज़ के बारे में वो गाँव वालों को समझाते हैं, गाँव वालों को बताते हैं। आदिवासी बहुल दादरा नगर हवेली में कुल 71 गांव हैं। गांव में 506 मेडिकल छात्रों की टीम प्रत्येक शनिवार जाती है। हर गांव के हिस्से में 10 मेडिकल छात्र हैं। ये छात्र घर घर पहुंचते हैं और लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी ये ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। ये जो विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम जिसमें हमने गाँव को दत्तक लिया है, उसमें बिंद्राबिन मेरा गांव है। हम टोटल 10 छात्रा हर शनिवार को इस गांव में आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो एक मेडिकल छात्रों की इस शानदार पहल का जिक्र बृंदाबीन गांव की आदिवासी महिला जिनुबैन रावतिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किया है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में समाज सेवा से जुड़े उन लोगों को भी याद किया जो टीबी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को गोद ले रहे हैं, उनके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। ऐसे लोग वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान के भागीदार हैं। वसुंधरा के डॉक्टर धीरज भार्गव भी इस मुहिम के भागीदार बने हैं। अभी तक जो हमने पिछले 3500 बच्चों को अडॉप्ट किया, उसमें से केवल 300 बच्चे कैरी फॉरवर्ड हुए आगे। इस बार हम जो टारगेट लिया है वो हमने 1000 का लिया है। इस बार बच्चे के साथ साथ बड़े भी हैं जो कि एमडीआर पुराने पेशेंट हो चुके हैं, उनको हमने लिया है। और उसमें हमारा ये है कि उनको जितना, और 2025 तक हम लोगों का एक टारगेट है हमारे रोटरी एनजीओ की तरह कि इस देश से हमें टीबी को मुक्त करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी एक विजन है। ग्राम दत्तक कार्यक्रम और परोपकार की भावना से ग्रामीण जीवन में खुशहाली आई है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो शैला, प्रधानमंत्री की कोशिश होती है कि मन की बात से उन तमाम लोगों के मन को वो छुएं और वो जो एहसास है उनको आत्मसात करें और लोगों से उन एहसासों को रूबरू करवाएं। बिल्कुल, और उनकी मन की बात का बहुत ज्यादा असर भी होता है। लोग उनकी बातों को हाथों हाथ लेते हैं और जो वो अपील करते हैं उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। बिल्कुल। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। बिल्कुल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सिडनी में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने 2014 के बाद से भारतीय ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तेजी से विकास के अपने आकलन को साझा किया और
शिक्षा, प्रौद्योगिकी, संसाधनों और गतिशीलता सहित साझेदारी में फोकस के नए क्षेत्रों को भी रेखांकित किया। एस जयशंकर ने इन दोनों देशों के बीच संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने में भारतीय समुदाय की जो भूमिका है उस पर भी जोर दिया। इससे पहले उन्होंने मंगलवार शाम सिडनी में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो सदस्य हैं और समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये नेता हमारे दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में लोवी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक माइकल फुलिलोव के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक वैश्विक विकास के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। और क्रिकेट का खेल भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने का काम करता है। इसी कड़ी में एस जयशंकर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉ से मुलाकात की। दोनों के बातचीत के दौरान उन्होंने क्रिकेट और अन्य अनुभव साझा किए। स्टीव वॉ ने साथ ही महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ अपने खेलने के अनुभव को साझा किया। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए 6 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों और अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा वैश्विक हालात पर विचार विमर्श हुआ। वित्त मंत्री ने अमेरिका में बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत विकसित और विकासशील देशों के G20 समूह की 1 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और महामारी या फिर दबाव वाली वैश्विक घटना से निपटने के लिए उनकी क्षमता भी बेहतर बनाई जानी चाहिए। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मकसद रोजगार पैदा करना है। केंद्रीय मंत्री ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए वित्तीय मदद की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने जलवायु वित्तीय सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित देशों को इस कोष में योगदान करना चाहिए ताकि विकासशील और कम विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन की समस्या के समाधान में मदद मिल सके। We are making sure credit is available and at an affordable rate. We do that so that small and medium businesses can survive. Farmers can get it at a absolutely affordable rate. Similarly, we have also moved to taking the digital thing onto health and education as well. We are also expanding since 4 years when it was introduced, the medical insurance called the Ayushman Bharat scheme, which is applicable to all the people below poverty and also those who are slightly above poverty line. So these are measures which we are taking to make sure that the poor are not left without any care. At the same time, the economy, which needs the boost for producing more, gets the boost. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर देश की बात को सदन में मजबूती से रखा। रुचिरा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक में अफ्रीका के मुद्दे पर कहा, अफ्रीका के सामने सुरक्षा खतरा लगातार बढ़ रहा है। परिषद को वहां के सशस्त्र समूहों, आतंकवादी संगठनों पर ध्यान देने की जरूरत है। रुचिरा ने कहा कि भारत के लिए अफ्रीका के साथ साझेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी रहेगी। और आपको बता दें कि ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी अगले साल की जाएगी। इसके लिए 6 मई 2023 की तारीख तय की गई है। समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। बकिंघम पैलेस ने ये घोषणा की है। रॉयल फैमिली की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक शनिवार 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा। समारोह में किंग चार्ल्स III साथ ही द क्वीन कंसॉर्ट की भी ताजपोशी होगी।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिछले महीने निधन के बाद उनके पुत्र 73 वर्षीय चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित किया गया था, लेकिन उनके और उनकी पत्नी कैमिला के लिए भव्य राज्याभिषेक समारोह अगले साल शनिवार 6 मई को होगा, जिसमें रानी को भी ताज पहनाया जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के द्वारा किए जा रहे हमलों से देश को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मॉस्को पर सख्त नए प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया। ज़ेलेंस्की ने G7 राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में इस मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की जान जा रही है। रूस की इस कार्रवाई को मजबूत तरीके से रोका जाना चाहिए, इसलिए हमें तत्काल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। और अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गवार्ड ने सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी पर देश में हर मुद्दे को नस्लीय बनाने का आरोप लगाया। गवार्ड 2 साल पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं। गवार्ड पिछले साल 2021 में अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से सेवानिवृत्त हुई। उन्हें तेज तर्रार छवि वाली नेता माना जाता है। गवार्ड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तरह की सोच रखने वाले लोगों को अब डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ देना चाहिए। और सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत के अपदस्थ नेता आंग सान सू की के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों में से एक में आज फैसला सुनाने की उम्मीद है। आंग सान सू की पर इस मामले में आरोप है कि जब वो स्टेट काउंसलर की भूमिका में थीं, तो उन्होंने कथित तौर पर 2019 और 2020 में कुल $5,50,000 के 4 अलग-अलग अवैध भुगतान किए थे। गौरतलब है कि पिछले साल से सैन्य तख्तापलट के कारण सत्ता से दूर होने के बाद से नोबेल पुरस्कार विजेता सूची भ्रष्टाचार से जुड़े कई एक आरोपों का सामना कर रही हैं, जिसमें कई मामलों में उन्हें सजा भी सुनाई गई है। रूस की वित्तीय निगरानी एजेंसी रोसफिन मॉनिटरिंग ने अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी मेटा को आतंकी और चरमपंथियों की सूची में डाल दिया। मेटा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। रूस ने मार्च में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। जून में मॉस्को की अदालत ने मेटा की अपील को खारिज कर दिया था। मेटा के वकील ने कहा था कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर कोई चरमपंथी गतिविधियां नहीं चलाई गई हैं। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर रूस ने अमेरिका के टेक दिग्गज मेटा के खिलाफ ये कदम उठाया। हालांकि मंगलवार को मेटा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। रोसफिन मॉनिटरिंग ने जो सूची जारी की है, उनमें सम्मिलित नामों और संगठनों के बारे में कहा गया कि इनकी चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी है। और अपनी तरह के पहले अंतरिक्ष अभियान में डिमोर्फोस एस्टेरॉयड से डॉट अंतरिक्ष यान की टक्कर कराने वाला नासा के विज्ञानियों ने नतीजे घोषित कर दिए हैं। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने नतीजों को ऐतिहासिक करार दिया। कहा, ये ग्रहों की रक्षा और मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रभाव से पहले चंद्रमा को अपने मूल क्षुद्र ग्रह का चक्कर लगाने में 11 घंटे 55 मिनट का समय लगा। विज्ञानी उम्मीद कर रहे थे कि डिमोर्फोस के कक्षा पूरी करने के समय में करीब 10 मिनट की कमी आएगी, लेकिन नेल्सन ने कहा कि इस समय में 32 मिनट की कमी आई। टक्कर के परिणामों के गहन अध्ययन के लिए विज्ञानियों ने टेलीस्कोप की मदद से डिमोर्फोस एस्टेरॉयड की निगरानी की थी। पता लगाया कि इसके कक्षा में चक्कर लगाने की गति में टक्कर के बाद क्या अंतर आया है। दोनों एस्टेरॉयड की निगरानी विश्व में कई स्थानों पर लगे टेलीस्कोप से की गई। इस अभियान का उद्देश्य एस्टेरॉयड के मार्ग में हुए परिवर्तन के सटीक आंकड़े पता लगाना था। टक्कर से ये भी साफ हो गया कि नासा अंतरिक्ष में किसी एस्टेरॉयड से टक्कर कराने के लिए अंतरिक्ष यान को नियंत्रित कर सकता है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म लक्ष्य को भी यान से निशाना बनाया जा सकता है। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करेंगे कारोबार की। खबर रेलवे से जुड़ी हुई, जिसने अपने यात्री खंड के राजस्व आय में 92% की वृद्धि दर्ज की। इस वर्ष 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान भारतीय रेलवे की अनुमानित आय 33,476 करोड़ रुपए है। ये पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 17,394 करोड़ रुपए थी। आरक्षित यात्री खंड में इस वर्ष 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या 42 करोड़ से अधिक है। ये पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 34 करोड़ थी। इस दौरान आरक्षित यात्री खंड से 26,961 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये पिछले वर्ष 16,307 करोड़ रुपए था। अनारक्षित यानी यात्री खंड में यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या 197% की वृद्धि उसमें हुई। इस खंड से 6,515 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष 1,086 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। और अब खबरें खेल जगत से। तो बात करते हैं गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों की, जिनका आज आखिरी दिन है। आज बॉक्सिंग और वॉलीबॉल में खिताबी मुकाबले में खिलाड़ी पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं आज शाम राष्ट्रीय खेलों के संस्करण का समापन समारोह है, जिसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। और इसी खबर पर सूरत से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव। गौरव, सुप्रभात आपको। और खेल की खबर लगातार हमने आपके जरिए आपकी रिपोर्ट्स में देखी। सवाल मेरा यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं इन राष्ट्रीय खेलों की, तो यहाँ पर सर्विसेज का दबदबा हमने इस पूरे खेलों के आयोजन के दौरान देखा कि वो लगातार बना हुआ था। और खास तौर पे जो दो खेल इसमें शामिल किए गए, मलखंब और योगासन, उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन खिलाड़ी। बिल्कुल आंचल, सर्विसेज ने पिछली बार भी जब केरल में ये गेम्स हुए थे वहाँ पे भी बाजी मारी थी, और इस बार भी सर्विसेज की जो टीम है उसने शानदार प्रदर्शन किया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने एथलेटिक्स में जो है 11 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसका बात कर लें तो रोइंग में भी उनका प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा है। ये हर खेल में उन्होंने शामिल एक बड़ा प्लस पॉइंट के साथ। अगर राज्य की बात करें तो गुजरात जिस तरह का इस बार है और जिस तरह से आपकी जो पदकों की संख्या है उसको जिस तरह से उन्होंने बढ़ाते रहे हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। खास तौर से गुजरात का जब जिक्र करते हैं तो माना पटेल, अंकिता रैना और प्रज्ञा मोहन जो हैं, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रज्ञा मोहन वो खिलाड़ी हैं जो कि ट्रायथलॉन में जिन्होंने CWG में भारत का नेतृत्व किया था। इसके अलावा वो ट्रायथलॉन के वर्ल्ड कप में खेलने वाली एकमात्र भारतीय हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जब अपना प्रदर्शन ट्रायथलॉन में गोल्ड मेडल हासिल किया तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सभी राज्यों ने एक जो प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है उसको बनाए रखा, और उससे जो जितने भी पिछले नेशनल गेम्स को अगर लेकर चले तो इस बार जो है वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड ज्यादा संख्या में भी टूटे, काफी अच्छी संख्या में टूटे। और जब रिकॉर्ड्स, नए रिकॉर्ड्स बनते हैं तो इसको ये दर्शाता है कि ये जो गेम्स हैं इसमें जो बेंच स्ट्रेंथ है खिलाड़ियों की हर खेल से, उसमें जो बेंच स्ट्रेंथ नई तैयार होकर के सामने आ रही है वो बहुत मायने रखती है। तो जब भी आप कोई नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं तो ये खिलाड़ियों के लिए तो बेहतर होता ही है, साथ ही साथ ये इस बात को भी दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पे उस खेल में जो है वो कितना काम हुआ है। आंचल, बिल्कुल गौरव, हमने देखा कि अहमदाबाद से 29 सितंबर को भव्य शुभारंभ हुआ था नेशनल खेलों का, और एक अच्छा सफर तय किया भारत ने। काफी देखा जाए बहुत सारे खेल देखने को मिले और अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों का देखने को मिला। अब आज इसका जो समापन समारोह है वो भी काफी भव्य होने जा रहा है। कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर पहुंचेंगे और इसका आनंद लेंगे। और भव्य समापन समारोह होगा, कल्चरल एक्टिविटीज होंगी जो कि 5 बजे से शुरू होंगी कल्चरल एक्टिविटीज।
लेकिन इस सब के अलावा अगर बात करें, अगर डीपली अगर खेलों पर ही रह करके अगर बात करें, तो जाहिर तौर पर ये जो खेल हैं, ये इन्होंने एक बात को तो दर्शा दिया है कि पिछले 8 साल के दरमियान खेलों को लेकर के जमीनी स्तर पर जिस तरह के काम हुए हैं, उसका नतीजा है कि नए नए खिलाड़ी जो हैं वो हर खेल से उभर कर सामने आ रहे हैं। खासतौर से हमने देखा कि एथलेटिक्स में जिस तरह से ज्योति यारा जी और अमलान बोरगोहेन ने जो कि 100 मीटर और 200 मीटर के भारत के धावक हैं, सबसे तेज धावक हैं, और उन्होंने जिस तरह से इन खेलों में अपनी चुनौती पेश की, उससे जो एक उम्मीद जो है वो ये जगी है कि एथलेटिक्स की जब भी अब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जो कि सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक चैंपियनशिप होती है, उसमें जो है वो भारत का जो है वो कहीं ना कहीं अब रोल जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से नीरज चोपड़ा जो थे वो इन्हीं खेलों से आगे बढ़े, साइना नेहवाल हो, उन्होंने भी इन खेलों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अपने नाम को एक पहचान दी। पीवी सिंधु जो है वो इन खेलों से निकली। तो इस खेल की जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब योगासन और खासतौर से मलखम जो कि इंडिजिनियस गेम्स है, इनको जब शामिल किया गया तो इनके लिए जो इस में अपना करियर देख रहे थे, उनके लिए काफी ज्यादा जो राहें हैं वो एक नई राहें खुली। उनको काफी एक अच्छा फील हुआ कि राष्ट्रीय गेम में शामिल हो जाने से अब उनके लिए इंटरनेशनल का जो एक्सपोजर है, जो किसी भी गेम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है, उसकी जो राहें हैं वो भी काफी हद तक मजबूत होंगी। और बिल्कुल गौरव, खासतौर पर योगासन की बात करें या मलखम की, ये हमारी विरासत है, हमारा विरसा है, और किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा अब इन खेलों में शामिल करके, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। ग्रुप ए के अपने पहले मैच में भारत का सामना अमेरिका से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। अमेरिका के साथ खेले गए ओपनिंग मुकाबले में भारत को 0-8 से हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार रात खेले गए इस मुकाबले में अमेरिका की टीम को पहली सफलता 10वें मिनट में मिली। इसके बाद अमेरिका ने एक के बाद एक गोल दागकर स्कोर को 8-0 तक पहुंचा दिया। वहीं अष्टम उरांव की कप्तानी वाली भारतीय टीम पूरे मैच के दौरान एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाई और मैच गंवा दिया। वहीं ब्राजील ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की। ग्रुप ए के पहले मुकाबले में ब्राजील ने मोरक्को को 1-0 से शिकस्त दी। ब्राजील ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 5वें मिनट में ही बढ़त बना ली। ब्राजील के मुख्य स्ट्राइकर जॉनसन ने टीम के लिए ये गोल किया। एक गोल से पिछड़ने के बाद मोरक्को की टीम ने ब्राजील को कोई और गोल नहीं करने दिया। भारत ने तीसरे एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 100 रन के आसान से लक्ष्य को टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। भारत के लिए शुभमन गिल ने 49 रन का योगदान दिया। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 28 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 99 रन पर पवेलियन लौट गई। वनडे में ये दक्षिण अफ्रीका का दूसरा न्यूनतम स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्लासेन ने सबसे अधिक 34 रन बनाए। वहीं मालान ने 15 और मार्को जॉनसन ने 14 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी अफ्रीकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। और अब बात करेंगे सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे हमारे खास सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो बताइए आपको कहां ले चले आज हेरिटेज वॉक में। आपको ले चलते हैं केरल राज्य में स्थित खूबसूरत एलप्पी में, जो अपनी प्राकृतिक आकर्षण और बैक वाटर्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एलप्पी के चारों ओर नारियल के पेड़, घनी हरियाली और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता हर साल बहुत सारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए इन दृश्यों का लुत्फ उठाते हैं। दक्षिण भारत का केरल राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। केरल के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक एलप्पी एक खूबसूरत और शांत जगह है, जिसे अलपुजा शहर के नाम से भी जाना जाता है।
केरल का सबसे खूबसूरत शहर एलेप्पी अपने समुद्र तटों, मंदिरों और पारंपरिक बोट रेस के लिए विश्व भर में जाना जाता है। एलेप्पी अपने प्राकृतिक आकर्षण और बैक वाटर्स के लिए मशहूर है, जो हर साल बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बैक वाटर और आकर्षक समुद्री तटों की वजह से एलेप्पी को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। यहाँ की नहरों और पाम के पेड़ों के बीच स्थित सुंदर बैक वाटर और हरियाली रोमांच को जागृत कर कल्पनाओं के नए आयाम में पहुंचा देते हैं। केरल के प्रथम योजनाबद्ध तरीके से निर्मित शहरों में से एक एलेप्पी में जलमार्ग के कई गलियारे हैं, जो वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करते हैं। वहीं बैक वाटर्स में मचलते हाउस बोट और नौकाओं में सफर यहां आने वाले सैलानियों का मन मोह लेते हैं। यह जगह केरल राज्य की 3 बड़ी नदियों मणिमाला, पंबा और अचन कोविल के संगम के लिए भी जानी जाती है। चारों ओर नारियल के पेड़, हर तरफ घनी हरियाली और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता इस शहर को काफी आकर्षित बना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अगला हॉलिडे डेस्टिनेशन यही प्लान कीजिएगा जब भी आप केरल की तरफ जाते हैं तो। बिल्कुल। और अब बात करेंगे ज्ञान विज्ञान जगत की। तो साइंस हब के हमारे आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक शानदार तकनीक की। इसकी मदद से बने एक उपकरण को अगर कोई इंसान पहन ले तो वो कई ऐसे काम करने में सक्षम हो जाता है जो वो सामान्यतः नहीं कर पाता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि किस तरह ये तकनीक किसानों की बेहद मदद कर रही है। ये हैं हाजिक रमली। रमली मलेशिया के एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। वो अपने खेतों में पाम के पेड़ों से फलों की कटाई कर रहे हैं और इस काम में मदद के लिए इन्होंने एक एक्सोस्केलेटन पहन रखा है। स्केलेटन का सामान्य मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर मौजूद हड्डियों का ढांचा हमें मजबूती देता है और रोजमर्रा के कार्यों में हमारी मदद करता है, उसी तरह एक्सोस्केलेटन एक तरीके से हमारे शरीर को बाहर से सहारा देने वाला ऐसा उपकरण होता है जिसे पहना जा सकता है। मलेशिया में पाम उद्योग को ध्यान में रखकर बनाया गया यह एक्सोस्केलेटन वहां काम करने वाले लोगों के लिए कई तरीके से मदद करने में सक्षम है। मलेशिया में पाम उद्योग के लोगों को मजदूरों की कमी समेत कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए तकनीक के माध्यम से यह एक्सोस्केलेटन बनाया गया है। इसको हाजिक रमली ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक्सोस्केलेटन प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा यदि कोई तकनीक किसानों की मदद कर रही है, खासकर अगर कोई तकनीक छोटे किसानों के लिए खेती के कामों को आसान बनाती हो। यह एक्सोस्केलेटन मांसपेशियों पर पड़ने वाले तनाव को 22% तक कम कर सकता है, तो वहीं सहन करने की क्षमता को 47% तक बढ़ा देता है। अलग अलग कार्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए एक्सोस्केलेटन कई तरह से इंसान की मदद कर सकते हैं। ये कभी किसी चीज को काटने में मदद कर सकते हैं तो कभी किसी भारी वजन को उठाने में मददगार हो सकते हैं। इनके अलावा भी एक्सोस्केलेटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें देखिए सिने जगत से। तो बी टाउन की दुनिया में इस हफ्ते आज हम बात करेंगे जल्द रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म माई माइंड एंड मी की। ये फिल्म मशहूर अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका सेलेना गोमेज के जीवन के उस दौर पर आधारित है जब सेलेना मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो तमाम समस्याएं हैं उनसे जूझ रही थी। आइए नजर डालते हैं। Just be who you are, Selena. पिछले कुछ समय से दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। अब इसी से जुड़े मुद्दों पर बात करती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म माई माइंड एंड मी आ रही है। यह फिल्म प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री, गायिका और एक्टिविस्ट सेलेना गोमेज के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है।
हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में अभिनेत्री सेलेना गोमेज के जीवन की उन घटनाओं को केंद्र में रखा गया है जब वह डिप्रेशन व अन्य मानसिक समस्याओं के अलावा लूपस नाम की बीमारी से जूझ रही थीं। जुलाई 1992 में जन्मी सेलेना गोमेज बेहद कम उम्र में सिनेमा जगत के शिखर पर पहुंच गई थीं। सेलेना के 21 करोड़ से ज्यादा सिंगल्स दुनिया भर में बिक चुके हैं और उनके गाने 450 करोड़ से ज्यादा बार स्ट्रीम हो चुके हैं, जिसके बाद सब तरह की सुविधाओं और सफलता के होते हुए भी सेलेना को कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने जकड़ लिया था। लगभग 6 साल तक चले इस दौर में उन्हें अलग अलग तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ी। आखिरकार वो इससे उबर कर बाहर आईं और अब पूरी तरह ठीक हैं। पूरी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर माहौल काफी बदला है। अब लोग इन मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए सेलेना गोमेज जैसी स्टार अभिनेत्री भी अब खुलकर अपनी मानसिक समस्याओं को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। उनके प्रशंसकों का मानना है कि इससे दुनिया में अनेक लोग इस बारे में जानने और खुलकर बात करने के लिए प्रेरित होंगे। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को साल 1992 में आई शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैडोना ट्रुथ और डेयर का निर्देशन करने वाले अलेक किशुशियन ने निर्देशित किया है। माई माइंड एंड मी 4 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी पर रिलीज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और सिनेमा जगत के बाद अब बात करते हैं गुड न्यूज इंडिया की। शिक्षा ही समाज के विकास की कुंजी है। अगर किसी भी वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं, तो समाज का समग्र विकास संभव नहीं होगा। इसी उद्देश्य के साथ काशी में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए रविदास घाट की सीढ़ियों पर एक अनोखा स्कूल शुरू किया गया है। खुला आसमान के नाम से ये ओपन स्कूल गरीब और बेसहारा बच्चों का सहारा बन चुका है। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में रविदास घाट की सीढ़ियों पर हर दिन क्लासरूम सजता है और इस अनोखे स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ ही इन बच्चों को बिना कोई फीस लिए कराटे, मार्शल आर्ट और योगा, प्रेयर के साथ और भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। घाट की सीढ़ियों पर पिछले 2 साल से चलने वाला ये अनोखा स्कूल उन गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहा है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। हमें पढ़ाई सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और यहाँ पे हम कराटे मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। मेरे कोचिंग का नाम खुला आसमान है। मेरा कोचिंग पार्क के पीछे घाट पे, रविदास घाट पे हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ मेडिटेशन, वहाँ कराटे क्लास सब होता है। वहाँ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं और जो पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। कोरोना के वक्त एक बंद कमरे से पढ़ाने का ये सिलसिला शुरू हुआ, जो अब ओपन स्कूल में तब्दील हो गया है। यहाँ अभी 50 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। हर दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक ये स्कूल चलता है। यहाँ 10वीं कक्षा तक के बच्चों को उनके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। हम लोग यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है और हम लोग सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी बहुत सारे विषय सीखते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गई। यहाँ पर हम लोग को शाम को ताइक्वांडो सिखाया जाता है, मेडिटेशन होता है और भी बहुत कुछ कराया जाता है। किसी भी समाज के उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सरकार के साथ समाज के जागरूक लोग भी इस दिशा में अपनी भागीदारी निभाएं, तो देश के विकास को और गति मिलेगी। रविदास घाट की सीढ़ियों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के जरिए मुख्य धारा में लाने की कोशिश सही मायने में सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो शिक्षा ही आपको सशक्त बनाती है। और अब गुड न्यूज इंडिया के बाद बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। तो आज विश्व अर्थराइटिस दिवस है। आइए जानते हैं कि अर्थराइटिस है क्या और इसके लक्षण क्या हैं। आर्थराइटिस की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। अक्सर बीमारी के लक्षणों के विषय में जानकारी न होने की वजह से आर्थराइटिस की जल्द पहचान नहीं हो पाती। अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो
डॉक्टर से कंसल्ट करें, देरी बिल्कुल ना करें। जोड़ों में सूजन आ जाना, जोड़ों में दर्द होना और जोड़ों का जकड़ जाना, जो जकड़न 5-10 मिनट ना रह के बल्कि 30 मिनट से ज़्यादा तक परसिस्ट करती है। यदि सही समय पर व्यक्ति को इलाज न मिले तो आर्थराइटिस रोगी की कार्यक्षमता कम होने लगती है, उसका जीवन प्रभावित होता है और वो शारीरिक गतिविधियां करने में असमर्थ होने लगता है। अगर दवाइयाँ समय रहते शुरू हो जाती हैं तो हम डिसेबिलिटी को या जो विकलांगता है उसको अवॉइड कर सकते हैं और दवाओं का असर भी ज़्यादा आता है। पहले लाइन के जो दवाएं हैं उनको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स कह देते हैं। अगर मरीज फर्स्ट लाइन मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उनको सेकेंड लाइन मेडिसिन देते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स कह देते हैं। अपना खान पान अच्छा रखें जिससे कि मोटापा ना बढ़े, जोड़ों को यूज़ करें, उनका अब्यूज़ ना करें, स्मोकिंग अवॉइड करें और हो सके तो अल्कोहल भी अवॉइड करें, क्रियाशील रहें। आर्थराइटिस रोग की जल्द पहचान और सही इलाज आवश्यक है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और व्यायाम करना आर्थराइटिस रोगी के लिए बेहद उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। और कहते हैं शैला की कोशिश के बाद भी ये इल्ज़ाम रह गया, हमने काम करने की कोशिश की लेकिन काम रह गया। तो उर्दू और हिंदी के अजीम शायर निदा फाजली के इस शेर से आज हम उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। बिल्कुल, शायरी जो है वो एक अपनी छाप छोड़ती है, लोगों के दिलों में एक अलग मकाम बनाती है और निदा फाजली एक ऐसे ही शायर थे। उनका पूरा नाम मुस्तफ़ा हसन निदा फाजली है। उन्होंने कई फिल्मों के लिए मशहूर गीत लिखे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनके कुछ हसीन नगमों के साथ। आप लीजिए उन नगमों का आनंद, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।